हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो कि 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 की वीडियो है और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास और बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो आप कृपया करके वीडियो में एंड तक बने रहें। और आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ज्योति जवाहर के बारे में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मैं ज्योति जवाहर की कहानी के बारे में बताऊंगा और ये ज्योति जवाहर 100% यूपी बोर्ड में आता है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। तो इसकी कहानी को देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्त को शेयर जरूर कर दें, उसको भी पता चले कि इसका सारांश कैसे लिखना है। तो इसकी इस कहानी में आज आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पढ़ते हैं इसकी कहानी को। तो सबसे पहले ज्योति जवाहर ये कहाँ लिखा जाता है। कानपुर में लिखा जाता है, प्रतापगढ़ में लिखा जाता है, मिर्जापुर में लिखा जाता है, ललितपुर, रामपुर और गोंडा जिलों में के लिए निर्धारित है। यानी कि इतने जिलों में ये लिखा जाता है। इस जीवन पर इस ज्योति जवाहर को लिखना पड़ता है। तो ये 5-6 जिले हैं, इसमें इस ज्योति जवाहर को लिखना पड़ता है। तो मैं आज आपको बता दूं इस ज्योति जवाहर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न क्या करा है। ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य में कथानक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो ज्योति जवाहर के खंड काव्य का कथानक लिखना है अपने शब्दों में। और ये आप देख सकते हैं कितनी बार लगातार हर साल आता है। 2012 में, 13 में, 14, 15 और 16 में ये आया, 16 में और 17, 18 और 20। ये हर साल आता है। वो आपको ये लिखना पड़ता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे लिखते हैं। इसका वीडियो सारांश में आपको बता रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। और बाकी के लिखना मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसको किस तरीके से लिखना है और कैसे लिखना है। तो पहला प्रश्न ये हो गया। अथवा में ज्योति जवाहर की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए। और अथवा में ये भी आ सकता है, अथवा में ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए। यानी कि एक 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न में से जो भी आएगा तो मैं आपको इसकी जो विस्तार से बता रहा हूँ इसी को लिखना है। तो इन 3 अथवा में आपको पता चल गया है कि इस 3 अथवा में दिए हैं प्रश्न, तो इसमें से यही प्रश्न करना है। इस 3 प्रश्न आए तो इसको पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है ज्योति जवाहर का सारांश। ज्योति जवाहर का सारांश। खंड काव्य के आरंभ में कवि विषय के अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्हें सह अस्तित्व के सरगम, अहिंसा के अनूठे छंद, मानवता के संगम, जागरण के काव्य, युग की प्रेरणा, विधाता के अछूते ग्रंथ, मनु के मंत्र आदि अनेक विशेषणों से संबोधित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यानी कि जो लिखने वाला कह रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो ये इनके खत्म निधन होने के बाद इन सभी श्रद्धांजलि में अर्पित करता है। मतलब कि इन सभी को सम्मानित करता है। कथा का प्रारंभ पंडित नेहरू अलौकिक दिव्य पुरुष के अवतार से होता है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से होता है इसका प्रारंभ, जिसमें सूर्य की ज्योति है, चांद की सुंदरता है, हिमालय का स्वाभिमान है, सागर की गंभीरता है, हवा की अबाध गति है, धरती सा धैर्य है, भारत की मिट्टी में उनका पालन पोषण हुआ, उनकी जन्मभूमि गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद है, पूज्य बापू से कर्मयोग की प्रेरणा मिलती है, नेहरू और बापू का मिलन राम वरिष्ठ अथवा मोहन और युधिष्ठिर के समान है। तो ये कवि कह रहा है आपको इसी प्रकार से, मतलब मैंने आपको समझा रहा हूँ केवल, और बाकी का आपको जो लिखना है इसी प्रकार से लिख देना बना बना कर। तो धरती सा धैर्य है, मतलब धैर्य है, और हवा सी गति है, और सागर सी गंभीरता है, चांद सी सुंदरता है, हिमालय सा स्वाभिमान है, और सूर्य सी ज्योति है, और भारत की मिट्टी में उनका पालन पोषण हुआ। तो यही सब वो कह रहा है। और ये उनकी क्या है, ये 4 लाइनों की कविता है। तो इसको नहीं लिखना है। तो अब दूसरा वाला लिख देते हैं। पंडित नेहरू के अखंड ज्योति के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण होने पर कवि कल्पना के अनुसार भारत का खंड खंड अपने अखंड दिव्य रत्नों को नायक पर न्यौछावर करने को आतुर हो उठता है। अहिंसा के लिए अग्रदूत को शिवाजी की तलवार सौंपने की योजना महाराष्ट्र बनाता है, तो उसे शांति और अहिंसा के युग के लिए अनुपयुक्त बतलाया जाता है। इस पर महाराष्ट्र हिंसा और अहिंसा को परिभाषित करता है। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश
कुचल दे ना जो हिंसा नहीं अहिंसा है। तदंतर अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान परिवेश में नया मोड़ देने और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतु गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, संत ज्ञानेश्वर को कर्मवाद, लोकमान्य तिलक का करो या मरो का उपदेश आदि सब कुछ लोकनायक पर न्यौछावर किए जाते हैं। फिर अपराधीन के युग में संघर्षों से टकराने की क्षमता प्रदान करके उसके लिए राजस्थान लोकनायक को मंत्र देता है। और ये कविता जो आपको दी जा रही है 4 लाइनों की, ये आपको नहीं लिखनी है, आपको अपने मन से, मैं आपको ये केवल कहानी पढ़ा रहा हूँ, आपको केवल बस ध्यान से समझना है और आपको अपने मन से लिखे आना है। तो ये कविता मैं आपको केवल पढ़ के दिखा रहा हूँ। ले लो मेरे जीवन की निधि, जीवन का रंग ढंग ले लो, यदि पड़े जरूरत ऐसे में तो मेरा अंग अंग ले लो। आखिर यह सब कुछ भारत की माटी की ही तो माया है, भीतर से सब कुछ एक मगर बाहर से बदली काया है, बाहर से बदली काया है। लोकनायक पंडित जवाहरलाल के सार्वभौमिक व्यक्तित्व के निर्माण में दक्षिण भारत के जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुज आदि का व्यापक प्रभाव रहा। भावभूति कालिदास की सर्जनात्मक भावुकता ने नायक के व्यक्तित्व में साहित्य, कला और संस्कृति की त्रिवेणी प्रभावित की। अपर द्वारा सत्याग्रह का मंत्र मिला। तदंतर मतलब तुरंत बाद बिहार भगवान बुद्ध के गौतम बुद्ध के भगवान बुद्ध के उपदेश, गोपा के आंसू, राहुल की तुलसी बोली, तीर्थकर महावीर स्वामी तीर्थंकर महावीर के उपदेश, पाटलिपुत्र का मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का गौरवमय इतिहास, मगध की ममता, बिंबिसार की आत्मकथा, समुद्रगुप्त का यश यानी कि भारत का राजदूत आने वाला पहला समुद्रगुप्त, पतंजलि का चिंतन, नालंदा का विज्ञान और कला के तत्व, विद्यापति की भावुकता लेकर आनंद भाव में कथानक, संगम के राजा पंडित नेहरू पर न्यौछावर करता है। ये सब आपको समझने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से वीडियो में बने रहे। उत्तर प्रदेश नायक को अपनी गोद में पाकर अपने को धन्य मानने लगा है। तीर्थराज प्रयाग के संगम पर करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मथुरा, वृंदावन और अवधपुरी की गलियों में चर्चा होने लगी कि द्वापर और त्रेता के शक्तिशाली कृष्ण और राम अब नए रूप में अवतरित हो गए। मतलब ये सब कवि अपने हिसाब से लिख रहा है, अपने हिसाब से। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके लिए लिख रहा है कि वो भगवान राम और श्री कृष्ण की तरह अवतार लिया है उन्होंने, तो इसी प्रकार से वो लिख रहा है। अवध आकर धन्य मानने लगा है। तो संगम पर करोड़ों भीड़ इकट्ठा हो गई। मथुरा, वृंदावन और अवधपुरी की गलियों में चर्चा होने लगी कि द्वापर और त्रेता शक्तिशाली कृष्ण राम और अब नए रूप में अवतरित हो गए हैं। तुलसी के रामचरितमानस का सपना साकार हो गया और सूर्य के गीतों के फूल बरसने लगे हैं। सारनाथ के सपने जाग उठे हैं। मगहर से कबीर ने उपदेश दिया, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद काबा काशी का क्या झगड़ा, भूल से मूल न तू लेना, मजहब का यह रगड़ा झगड़ा। कुरुक्षेत्र करवट लेकर अत्याचारी दुर्योधन के, इसमें महाभारत के बारे में भी लिख दिया उसने। कुरुक्षेत्र करवट लेकर अत्याचारी दुर्योधन के पैशाचिक उत्पातों का अंत करने के लिए कथानक को अर्जुन रूप से संबोधित करते हुए बोला कि तुम पर चर्चा रूपी चक्र सुदर्शनधारी मोहन गांधी जी की कृपा है, यानी कि मोहन कृष्ण जी की कृपा है। तुम गीता के कर्मयोगी, मानवता की दिव्य ज्योति और जीवन दर्शन के लिए आओ, तुम्हारा स्वागत है। लाल किला यमुना को अपनी क्रांतिकारी चिंगारियों को देखते हुए तुरंत आनंद भवन पहुंचने का अनुरोध करता है और यमुना कथानायक का अभिनंदन करने के लिए संगम पर पहुंच जाती है। इस प्रकार सभी ने भेंट के रूप में अपनी संचित निधि को कथानक के लिए न्यौछावर कर दिया और सारा भारत पंडित नेहरू में आत्मसात होकर संपूर्ण भारत का प्रतीक बन गया। जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला तुमको पाया, जब देखा तुझको नैनों में भारत का चित्र उतर आया। तो ये प्रश्न
3 थे और 3 प्रश्नों अथवा में दिए गए, तो उन्हीं का ये प्रश्न है। और ये कवि ने लिखा है अपने हिसाब से, मतलब कि लिखने वाले ने ये अपने हिसाब से लिखा है कि भगवान पंडित जवाहरलाल नेहरू भगवान की तरह थे और वे पूरे भारत में पूजे जाते थे, और उन्होंने उसी के बारे में लिख दिया। तो पहला प्रश्न खत्म होता है। प्रश्न नंबर दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आता ही आता है, तो इसको भी देख लेते। ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। और ज्योति जवाहर के नायक के विविध गुणों और उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के जिस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया उसका चरित्र चित्रण कीजिए। ये 4 प्रश्न और हैं आपके, और एक प्रश्न और है अथवा में, वो भी देख लेते हैं। तो अथवा ज्योति जवाहर के नायक यानी कि प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये सभी प्रश्न, ये 4-5 प्रश्न हैं अथवा में, मतलब कि चरित्र चित्रण के हैं। इस प्रकार से 4-5 प्रश्न आ सकते हैं अथवा में, आपको केवल इतना ही लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कितना लिखना है। तो सबसे पहले उसका उत्तर देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम ज्योति जवाहर के खंड काव्य नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। माना कि ज्योति जवाहर के खंड काव्य नायक मतलब कि प्रधान पंडित ज्योति जवाहर हैं। जो ज्योति जवाहर में लिखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही बारे में लिखा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी को खंड काव्य में युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, यानी कि जो नेहरू जी हैं उनको किस रूप में, युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इनकी पहली लोकनायक क्या है, सर्वप्रिय लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक और युग अवतारी के रूप में माना है। लोकनायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुखों की अनुभूति अपने हृदय में कर सके। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत ने अपने कुछ न कुछ उन पर न्यौछावर किया। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल आदि सभी प्रदेशों के कोने कोने में लोकनायक नेहरू जी का व्यक्तित्व व्याप्त है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल इन सभी में इनकी चर्चा है। आज भी सभी लोग इनको जानते हैं और ये सबके दिल में है। तो प्रश्न नंबर 2, विश्व शांति के पक्ष पोषक, मतलब कि ये नेहरू जी का चरित्र चित्रण लिखा जा रहा है, तो आप इसको नोटबुक में जरूर लिख लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चरित्र चित्रण आप यही लिख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नंबर 2, विश्व शांति के पक्ष पोषक। नेहरू जी जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निर्धारित निशस्त्रीकरण, तटस्थता तथा पंचशील आदि की नीति शांति स्थापना के प्रयासों के ही उदाहरण हैं, जिनके लिए वे अंत तक प्रयास करते रहे। और नंबर 3, नव राष्ट्र के निर्माता। भारतवर्ष को स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे आगे है। देश के उत्थान और विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को आरंभ किया। वे जाति बंधनों से मुक्त भारत को देखना चाहते थे। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये जाति का भेदभाव नहीं चाहते थे, वो ये सबको एक समान देखना चाहते थे। नेहरू जी सभी धर्मों में की एकता में विश्वास रखकर देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रखना चाहते थे, मतलब कि बढ़ाना चाहते थे। वे प्रगतिशील विचारों के धनी थे। और नंबर 4 आखिरी टॉपिक, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, आप केवल बस ये हेडिंग याद कर लेना, फिर आप बनाकर तो आप लिख सकते हैं। आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि ज्योति जवाहर 5 मार्क का और 4 मार्क का पक्के में 100% आता है, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यही आएगा। तो देशभक्त और स्वाधीनता। प्रस्तुत खंडकाव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त, अपराजेय, मतलब कि जो पराज ना हो कभी, अपराजेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। महाराष्ट्र इसलिए इस महापुरुष को आज़ादी की चिंगारी और शिवाजी की तलवार सौंपता है। अत्याचारी के विरुद्ध तलवार उठाना हिंसा नहीं अहिंसा है, ऐसा उनका विचार है। तो ये खत्म होता है। अगर आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब
लाइक शेयर और दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनको भी पता चले ज्योति जवाहर को किस प्रकार लिखते हैं। तो ये मैंने आपको कहानी सुनाकर बता दी, आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई ही होगी कि ज्योति जवाहर में केवल पंडित नेहरू जी का ही लिखना है सब कुछ, और वो कैसे थे, उनके लिए कैसा प्यार था, यही सब लिखना है। और आपकी 4 या 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ज्योति जवाहर पक्के में आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।